नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी को समझने की कोशिश करेंगे जी। और हमारा नजरिया होगा एक खास जीवनी जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, संघर्ष से शिखर तक की जीवन गाथा। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि इस किताब के हिसाब से एक लड़का जो वडनगर के रेलवे स्टेशन से चला, वो देश के सबसे ऊंचे पद तक कैसे पहुंचा। सही बात है। आज हम सिर्फ घटनाओं को नहीं देखेंगे, बल्कि इस जीवनी के पीछे जो एक मुख्य तर्क है उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। क्या तर्क है? किताब का दावा है कि उनके हर बड़े फैसले की जड़ें उनके शुरुआती जीवन के अनुभवों में छुपी हैं। अच्छा, तो आज की हमारी पड़ताल यही है कि वो कौन से अनुभव थे और किताब उन्हें उनके आज के व्यक्तित्व से कैसे जोड़ती है। और ये साफ कर दें कि हमारी सारी बातचीत सिर्फ इसी जीवनी में दी गई जानकारी और नजरिए पर आधारित है। बिल्कुल, सिर्फ इसी किताब पर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी तस्वीर से। जी। एक छोटा लड़का, गुजरात का वडनगर कस्बा, और एक रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान। हाँ। उनका जन्म 17 दिसंबर 1950 को हुआ। पिता दामोदर दास मोदी स्टेशन पर चाय बेचते थे और किताब कहती है कि नरेंद्र मोदी भी बचपन में उनकी मदद करते थे। ये किस्सा तो हम सबने कई बार सुना है ना? लेकिन ये किताब इसे कैसे देखती है? क्या ये सिर्फ एक संघर्ष की कहानी है? नहीं, और यहीं पर किताब एक दिलचस्प मोड़ लेती है। क्या? वो इसे सिर्फ गरीबी या संघर्ष की कहानी की तरह नहीं देखती। लेखक का तर्क है कि वो चाय की दुकान असल में उनकी, आप कह सकती हैं कि पहली पाठशाला थी। पहली पाठशाला? हाँ। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि वहीं पर उन्होंने मेहनत का मतलब सीखा, जिम्मेदारी समझी और सबसे जरूरी, लोगों से जुड़ना। बिल्कुल, आम लोगों से सीधा जुड़ना सीखा। ये उनके व्यक्तित्व की नींव रखने जैसा था। मतलब अनुशासित, मेहनती और आत्मनिर्भर बनना। ये दिलचस्प है। मतलब किताब ये कह रही है कि चाय बेचने के उस अनुभव का सीधा ताल्लुक बाद में उनके शासन चलाने के तरीके से है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा दावा है और किताब इसी दावे को साबित करने की कोशिश करती है। कैसे? वो कहती है कि जब आप दिन में सैकड़ों अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो आप जमीनी हकीकत को बहुत करीब से समझ जाते हैं। सही बात है। किताब के मुताबिक ये अनुभव उन्हें कागजों और फाइलों की दुनिया से बाहर असली भारत को समझने में मदद कर रहा था। एक तरह की अनौपचारिक ट्रेनिंग जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती। एकदम सही। तो एक तरफ चाय की दुकान का वो जमीनी व्यावहारिक अनुभव था और दूसरी तरफ उनके मन में देश के लिए कुछ करने की इच्छा भी पनप रही थी। जी। जीवनी बताती है कि इसी इच्छा ने उन्हें एक ऐसे संगठन की तरफ खींचा जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। सही कहा। और आरएसएस से जुड़ना उनके जीवन का एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। किताब बताती है कि यहाँ उन्हें वो मिला जो चाय की दुकान पर नहीं मिल सकता था। एक विचारधारा, एक ढांचा और एक बड़ा मकसद। जैसे संगठन, सेवा और राष्ट्रभक्ति। किताब के अनुसार अगर चाय की दुकान ने उन्हें जमीन से जोड़ा, तो आरएसएस ने उन्हें उस जमीन को एक बड़े राष्ट्रीय नजरिए से देखना सिखाया। मुझे यहाँ एक बात थोड़ी अजीब लगती है। बताइए। एक तरफ चाय की दुकान की दुनिया है जो बहुत ही व्यवहारिक और कह सकते हैं अनौपचारिक है। हाँ। दूसरी तरफ आरएसएस का ढांचा है जो बेहद अनुशासित और नियमों में बंधा हुआ है। जीवनी इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच के तनाव को कैसे समझाती है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। किताब के हिसाब से ये तनाव नहीं था, बल्कि एक अनोखा संगम था। संगम? हाँ, एक मिक्सचर। और यही मिक्सचर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। लेखक का तर्क है कि ज्यादातर नेताओं के पास या तो सिर्फ जमीनी अनुभव होता है या फिर सिर्फ किताबी ज्ञान। बिल्कुल, या सिर्फ किताबी और वैचारिक ज्ञान। पर नरेंद्र मोदी के मामले में ये दोनों चीजें एक साथ आ गईं। अच्छा। एक तरफ उन्हें पता था कि एक आम इंसान क्या सोचता है, और दूसरी तरफ आरएसएस से मिली विचारधारा ने उन्हें उन जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ा मकसद और रास्ता दिया। और उन्होंने अपनी औपचारिक पढ़ाई भी तो जारी रखी थी। जी, राजनीति विज्ञान में एमए की डिग्री ली, जो दिखाता है कि वो अकादमिक ज्ञान को भी जरूरी समझते थे। तो उनके पास जमीनी समझ, वैचारिक दिशा और अकादमिक ज्ञान, तीनों का एक पैकेज तैयार हो रहा था, आप कह सकते हैं। लेकिन एक प्रचारक से एक राज्य का मुख्यमंत्री बनना, ये एक बहुत बड़ा कदम है। जीवनी के मुताबिक वो कौन सी खासियत थी जिसने पार्टी के बड़े नेताओं को उनमें ये क्षमता दिखाई? देखिए, किताब इसका श्रेय उनकी संगठनात्मक क्षमता को देती है। अच्छा, ऑर्गेनाइज करने की क्षमता। जी,
आरएसएस में सालों तक प्रचारक के तौर पर काम करने के बाद जब वो भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी में आए तो उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर काम किया। जीवनी में कई उदाहरण हैं कि कैसे उन्होंने चुनावी रणनीतियां बनाई, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क खड़ा किया और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया। और इसी मेहनत पर नजर पड़ी। हाँ, उनकी यही मेहनत और नतीजे देने की क्षमता पार्टी नेतृत्व की नजर में आई। और फिर साल 2001 में उन्हें सीधे गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। उन्होंने लगभग 13 साल वहां शासन किया। जी। हम गुजरात मॉडल शब्द बहुत सुनते हैं, पर ये अक्सर बड़ा अस्पष्ट सा लगता है। क्या जीवनी कोई ठोस उदाहरण देती है कि ये मॉडल असल में दिखता कैसा था? बिल्कुल। किताब उनके मुख्यमंत्री काल को विकास के दौर के तौर पर पेश करती है। ठीक है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ज्योति ग्राम योजना को बताया गया है। ज्योति ग्राम योजना, वो बिजली वाली? हाँ, वही। किताब के मुताबिक ये सिर्फ गांवों तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने की स्कीम नहीं थी, बल्कि इसने खेती और छोटे उद्योगों की पूरी तस्वीर बदल दी। वो कैसे? ई के लिए और घरों के लिए अलग-अलग बिजली लाइनें बिछाईं। अच्छा। जीवनी इस योजना को उनके शासन मॉडल का केंद्र बिंदु बताती है। एक ऐसी बड़ी पहल जो सीधे तौर पर लाखों लोगों के जीवन पर असर डाले और अर्थव्यवस्था को भी गति दे। तो जीवनी के हिसाब से यही गुजरात का काम उनकी राष्ट्रीय राजनीति का लॉन्च पैड बना। बिल्कुल। हाँ, एक तरह से लॉन्च पैड बना। हाँ, किताब का मुख्य तर्क यही है। वो कहती हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने गुजरात में किए गए अपने कामों को ही एक राष्ट्रीय विजन के तौर पर पेश किया। मतलब गुजरात मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का वादा। एकदम। ज्योति ग्राम योजना, सड़कों का नेटवर्क, उद्योगों के लिए माहौल, इन सब को देश के सामने रखा गया। और 2014 की जीत के बाद 2019 में और भी बड़े बहुमत से जीतना किताब के अनुसार इसी मॉडल पर जनता के भरोसे का सबूत था। ये सफर वडनगर रेलवे स्टेशन से शुरू होकर दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग तक पहुंच चुका था। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई बड़ी राष्ट्रीय योजनाओं की शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना। जी। किताब इन योजनाओं के पीछे की सोच को कैसे समझाती है? क्या ये बस अलग अलग नीतियां हैं? नहीं, किताब इन सभी योजनाओं को एक ही धागे में पिरोती है। लेखक का तर्क है कि ये नीतियां सिर्फ प्रशासनिक फैसले नहीं, बल्कि उनकी दशकों पुरानी आरएसएस की ट्रेनिंग का व्यवहारिक रूप है। ये एक दिलचस्प एंगल है ना? क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? जैसे स्वच्छ भारत अभियान को किताब सेवा के विचार से कैसे जोड़ती है? किताब कहती है कि स्वच्छ भारत सिर्फ एक सफाई अभियान नहीं, बल्कि सेवा के विचार का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार है। अच्छा। आरएसएस की शाखाओं में सेवा यानी समाज की निस्वार्थ सेवा पर बहुत जोर दिया जाता है। जीवनी के अनुसार स्वच्छ भारत उसी विचार को पूरे देश का मिशन बनाने की एक कोशिश थी। और मेक इन इंडिया उसे राष्ट्रभक्ति और आत्मनिर्भरता के विचार से जोड़ा गया है। और जनधन योजना उसे आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम बताया गया है, जो आखिरकार राष्ट्र को मजबूत बनाता है। तो हर योजना के पीछे एक बड़ा वैचारिक मकसद दिखाया गया है। बिल्कुल। ये सभी योजनाएं सुनने में तो बहुत महत्वाकांक्षी लगती हैं, पर क्या जीवनी इस बात पर भी कोई रोशनी डालती है कि जमीन पर इनके कार्यान्वयन में, मतलब इन्हें लागू करने में किस तरह की चुनौतियां आई? ये एक जरूरी सवाल है। देखिए, जीवनी का मुख्य ध्यान इन योजनाओं के पीछे की सोच और उनके बड़े मकसद पर है, मतलब विजन पर। हाँ, वो इसे एक नेता के विजन के तौर पर पेश करती है। इसमें नौकरशाही की सुस्ती या जमीनी स्तर पर आने वाली मुश्किलों का हल्का फुल्का जिक्र तो है, लेकिन उसे एक बाधा के तौर पर नहीं दिखाया गया। नहीं, उसे एक ऐसी चुनौती के तौर पर दिखाया गया है जिसे दृढ़ इच्छा शक्ति से पार किया गया। किताब का हीरो उसका विजन है और चुनौतियां उस विजन को और मजबूत करने का एक जरिया बनकर आती हैं। समझ गया। राजनीति और योजनाओं से अलग किताब उनके व्यक्तिगत जीवन और आदतों पर भी काफी ध्यान देती है। हाँ, और ये किताब का एक और अहम हिस्सा है। उन्हें एक बहुत ही अनुशासित व्यक्ति के तौर पर दिखाया गया है। बिल्कुल। उनकी रोज सुबह जल्दी उठने, योग और ध्यान करने और एक सख्त दिनचर्या का पालन करने का बार बार जिक्र है। किताब ये बताती है कि वो सादा जीवन जीते हैं और काम को ही अपनी पूजा मानते हैं। तो किताब उनकी निजी आदतों और उनके सार्वजनिक जीवन के बीच एक सीधा कनेक्शन बना रही है। क्या ये कहना सही होगा? एकदम सही। किताब असल में यही तर्क दे रही है। क्या तर्क? संदेश ये है कि जो व्यक्ति अपने निजी जीवन में इतना अनुशासित है, वही देश का नेतृत्व भी उसी अनुशासन और दृढ़ता के साथ कर सकता है। अच्छा। जीवनी उनकी अनुशासित जीवन शैली को ही उनकी मजबूत नेतृत्व क्षमता का स्रोत बताती है। ये उनकी व्यक्तिगत और सार्वजनिक छवि को एक दूसरे से जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर बनाने की कोशिश है। ठीक है,
तो अगर इस पूरी बातचीत को हम समेटें तो इस जीवनी का सार क्या है? ये किताब नरेंद्र मोदी के बारे में हमें आखिर क्या बताती है? देखिए, ये जीवनी नरेंद्र मोदी के सफर को सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा की तरह नहीं देखती, तो फिर कैसे देखती है? एक व्यक्तिगत संकल्प की कहानी के तौर पर पेश करती है। कहानी का हीरो एक ऐसा लड़का है जो मुश्किल हालातों में पला बढ़ा, जमीन से जुड़ा रहा, एक विचारधारा से प्रेरणा ली और अपनी मेहनत और अनुशासन के दम पर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचा। बिल्कुल। तो इसका मुख्य संदेश एक तरह से प्रेरणा देने वाला है। हाँ, किताब का निचोड़ यही है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि सही इरादे और अटूट मेहनत से कोई भी व्यक्ति किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसे भारत के युवाओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जी बिल्कुल। ये एक बहुत शक्तिशाली नजरिया है, एक दमदार कहानी है। बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाती है। क्या सवाल? ये जीवनी एक व्यक्ति की यात्रा को पूरी तरह से उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और व्यक्तिगत गुणों के परिणाम के रूप में दिखाती है। हाँ, ये तो है। इस पर सोचा जा सकता है कि किसी भी महान व्यक्ति की कहानी में कितना योगदान उनके व्यक्तिगत चरित्र और संकल्प का होता है और कितना उस समय की परिस्थितियों, समाज और अवसरों का। ये एक दिलचस्प सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन ये हमें किसी भी नेता की यात्रा को और गहराई से समझने का एक नया नजरिया जरूर देता है।